मॉड्यूल 4 मैथ करिकुलम एंड टीचिंग मेथडोलॉजी। इस मॉड्यूल में खुश आमदीद। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि टिप क्लासेस के लिए मैथ पढ़ाने की अप्रोच क्या है, और फिर उसके बाद हम सिलेक्टेड कंटेंट के बारे में बात करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि लेसन प्लान का फॉर्मेट क्या है, और इसके साथ फिर हम ये देखेंगे कि की स्ट्रेटजीज कौन सी हैं जो कि हम मैथ्स में इस्तेमाल कर रहे होंगे, और कौन सी वो लर्निंग एड्स हैं जो कि मैथ्स के लेसन्स में इस्तेमाल होंगी। तो मुझे उम्मीद है कि इस मॉड्यूल में भी आपको अच्छा लगेगा। तो क्या आप इस मॉड्यूल में आगे जाने के लिए तैयार हैं? चलिए फिर हम शुरू करते हैं। मैथ फिलॉसफी से शुरू करते हैं। फिलॉसफी से मुराद है कि मैथ पढ़ाने का हमारा तरीका क्या है, इसके पीछे हमारी सोच क्या है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि कुछ लम्हों के लिए आप इस सवाल पे सोचें। अक्सर लोग मैथ्स को नापसंद करते हैं, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? जी। सो मुख्तलिफ वजूहात आपने सोची होंगी। बहुत से लोग कहते हैं जी मैथ्स बहुत बोरिंग है, बड़ा खुश्क है, मैथ्स के सवाल करने बैठे तो सर में दर्द शुरू हो जाता है, और इसी तरीके से मैथ्स तो किसी तरीके से आता ही नहीं है। बिल्कुल सही है, ऐसे ही है, और बहुत से बच्चे भी जो है वो मैथ्स को पसंद नहीं कर रहे होते। हालांकि इसके बरक्स देखा जाए तो मैथ्स दुनिया का वो वाहिद मजमून है, वो सब्जेक्ट है जो कि हमारी अमली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सुबह उठने से लेके शाम तक जो है वो हम इसी को इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ काम करते हुए। आप घर में जब हम उठते हैं सुबह सवेरे तो घड़ी को देख रहे होते हैं। ख़वातीन आटा गूंदने लगती हैं तो जनाब वहाँ भी वो मैथ्स को यूज़ करती हैं। अच्छा, जितनी फैमिली के लोग हैं इतना आटा हमने इस्तेमाल करना है, और उस आटे में इतना पानी हमने डालना है। इसी तरीके से जो हजरात हैं जब वो बाहर जाते हैं सौदा सर्फ लेने के लिए तो वहाँ भी वो मैथ्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो मैथ्स का तो इस्तेमाल हमारी अमली ज़िंदगी में इतना ज़्यादा है, हमें इसको सीखना चाहिए। ब्राउनर एक माहिर तालीम है, उनका ये कहना है कि दुनिया का कोई भी शख्स जो है वो किसी भी मजमून में अबूर हासिल कर सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि अगर वो उस मजमून की जो बुनियादी जो है वो मालूमात है, उसके जो बुनियादी असूल हैं और जो तसव्वुरात हैं, अगर वो उनको सीख ले। तो टिप क्लासेस के लिए हम देखेंगे कि हमारी मैथ्स पढ़ाने की क्या अप्रोच है, हम कैसे बुनियादी तसव्वुरात को सिखाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि टिप क्लासेस के लिए मैथ की अप्रोच क्या है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस चार्ट को। इस अप्रोच में हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको हम छू सकते हैं, कोई ठोस चीज, जैसे कि कंकरी है, पेंसिल है, किताब है। तो जो टिप लेसन्स बने हैं मैथ्स के लिए, उसके किसी भी कॉन्सेप्ट्स को शुरू करने के लिए या उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए कंक्रीट चीज को इस्तेमाल किया जाएगा। मिसाल के तौर पर बच्चे काउंटिंग कर रहे हैं तो वो जो है वो जो कैंडीज को यूज कर लें, या स्वीट्स को ले लें जी, 9 स्वीट्स और फिर 4 स्वीट्स, ये कितनी मिलके बन जाती हैं। इसी तरीके से कोई भी जो नया कॉन्सेप्ट वो शुरू करेंगे तो अपनी अमली जिंदगी में इर्द गिर्द में कोई भी जो कॉन्क्रीट चीज है उसको यूज कर लेंगे। दूसरा स्टेप ये है पिक्टोरियल, यानी मुख्तलिफ पिक्चर्स के ऊपर जो चीज़ें बनी हैं, ये ऑब्जेक्ट्स बने हैं, वो उनको काउंट करेंगे। जैसे कि 12 कैंडीज हो सकती हैं और फिर दूसरी 5 कैंडीज हैं। अच्छा, अभी इनको मिलाएंगे तो कितनी कैंडीज होंगी। सो पिक्चर्स के ऊपर वो देख के सीखते हैं। और तीसरा स्टेप ये है कि वो मैकेनिकल को सीखते हैं, यानी अगर उन्हें जो है वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो अब वो उनको सिंबल्स के जरिए, नंबर्स के जरिए लिख के फिर उसको जो है वो सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं कि अच्छा इसकी हल कैसे होगा। ठीक है, जैसे 15 प्लस 22 है तो 37 है, ये कैसे आया है? इसका मतलब है कि यूनिट्स में से हम यूनिट्स को ऐड कर रहे हैं, या टेंस में से टेंस को हम ऐड कर रहे हैं। चौथा स्टेप है जिसमें वो प्रोसीजर को सीखते हैं, यानी अब उन्होंने कॉन्सेप्ट को सीख लिया है, अब उन्होंने उसके मैकेनिकल को सीख लिया है। अब उनको मजीद प्रैक्टिस के लिए सवाल दिए जाते हैं ताकि उसका पूरा जो प्रोसीजर है, उसका जो तरीक़ेकार है, उसको अंडरस्टैंड कर जाए। इसके लिए हम उनको जो है वो मजीद जो है वो सवालात देते हैं हल करने के लिए। पांचवा हमारा स्टेप है एप्लीकेशन। जो कॉन्सेप्ट्स उन्होंने सीख लिया है अब उनको वर्ड प्रॉब्लम या रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं ताकि वो उनको जो है वो हल करें और उस कॉन्सेप्ट्स को, उस सीखी हुई मालूमात को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकें। तो जनाब ये है टिप मैथ्स के जो लेसन है उनकी अप्रोच है, 5 स्टेप्स हैं। आइए फर्स्ट स्टेप को जरा सा मजीद हम देख लेते हैं। तो हमने कहा था कि किसी भी कॉन्सेप्ट को हम
ठोस अशिया को इस्तेमाल करके सीखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे टीचर्स जो है वो मुख्तलिफ काउंटर्स को यूज़ करके, कार्ड्स को यूज़ करके बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखा रही है। फिर यहाँ पे आप कंकरियों को देख रहे हैं, स्टोन्स को यूज़ करके कॉन्सेप्ट सीखा जा रहा है। आइए हम देखते हैं कि क्लासरूम के अंदर एक टीचर जो है वो काउंटर्स को यूज़ करके कैसे बच्चों को सिखाती है कॉन्सेप्ट। Now let's learn counting with the help of sticks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is a group of 10 sticks. Now, let's tie the sticks together. This is our bundle of 10 sticks or 110, a group of 10. Now let's count numbers from 10 to 20. 10, 110, plus 1, 11, plus 1, 12, plus 1, 13, plus 1, 14, plus 1, 15, plus 1, 16, plus 1, 17, plus 1, 18, plus 1, 19, plus 1, 20. Now, again we have a group of 10. So let's make a bundle. Now we have one more bundle of 10. 110 and 210. We have 2 tens. That is number 20. तो आपने देखा कि किस तरीके से जो टीचर है वो माचिस की तीलियों को या हम स्टिक्स को यूज़ करके बच्चों को बड़ी आसानी के साथ इकाइयों का, दहाइयों का या यूनिट्स का और टेंस का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। और इस तरीके से जब ये कॉन्क्रीट चीज़ों को बच्चे इस्तेमाल करते हैं तो वो तसव्वुर को ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो सीख लेते हैं। तो दूसरे नंबर पे हमने देखा था पिक्टोरियल। तो बच्चों को जो है वो ऐसी शीट्स दी जाती हैं जिसके ऊपर तस्वीर बनी होती हैं, बच्चे उनको काउंट करते हैं जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो। तो यहाँ पे इन ऑब्जेक्ट्स को बच्चे काउंट करके जो है वो काउंटिंग का, फिर एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का तस्वुर जो है वो उसको सीखते हैं। और तीसरा स्टेप हमने कहा था मैकेनिकल का। तो फिर जब वो बच्चे कॉन्सेप्ट्स को सीख लेते हैं वो नंबर्स को लिख के, जैसे यहाँ पे 15 और 26 है और उसके साथ प्लस की आप सिंबल देख रहे हो। प्लस का मतलब है जब हम दो नंबर को आपस में जोड़ते हैं, मिलाते हैं, तो उसके लिए ये वाला हम सिंबल यूज करते हैं, जैसे हम प्लस बोलते हैं, ठीक है, या जमा का हम सिंबल बोलते हैं। तो अभी आपने इकाई का, दहाई का कॉन्सेप्ट सीखा, टीचर ने जो है वो स्टिक्स को यूज किया। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका तरीकेकार। आपको पता है कि जब भी हम जमा के सवाल जो है वो शुरू करते हैं तो हमेशा दाएं तरफ से शुरू करते हैं, एक बात। और दूसरे नंबर पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब हम प्राइमरी क्लासेस में बच्चों को सवालात हल करवा रहे हो मैथ्स में, इसमें के जमा के हैं या तफरीक के हैं, तो ज़रूर ऊपर यूनिट्स या टेंस ज़रूर लिखा जाए, या इकाई या दहाई। अगर उर्दू में है आपके पास किताब तो इकाई और दहाई ज़रूर लिखी जाए। तो मैंने कहा कि नंबर 1 जो है वो इकाई दहाई लिखी जाए। नंबर 2 मैंने ये कहा है कि हमें दाएं तरफ से शुरू करना है। तो मुझे बताइए यहाँ पे जो यूनिट्स के कॉलम में सबसे पहला वाला जो डिजिट है वो क्या है? बिल्कुल ठीक है, 5 है। और अगर हम इसको देखें जैसे टीचर बता रहे थे स्टिक्स के साथ, तो कितनी स्टिक्स बन रही है? 5।
और नीचे देखें तो डिजिट क्या लिखा हुआ है, 6 है। कितनी स्टिक्स हैं, 6 हैं। और अगर हम दोनों को मिला दें तो कितनी बन जाएगी हमारे पास, काउंट करके बताएं मुझे। जी बिल्कुल ठीक है, 11 बन जाएगी, 11 बन जाएंगी। लेकिन क्या मुझे यहाँ 11 लिखना है? हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे 11 नहीं लिखना, क्योंकि 11 को जब हम तोड़ेंगे तो इसका मतलब है उसमें एक बंडल बन जाएगा, 10 का बंडल, और एक सिंगल हमारे पास रह जाएगा। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे 1 लिखना है, क्योंकि जो 10 का बंडल है वो 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा और वो यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। या इसको हम हासिल के तौर पर कहते हैं, ले जाएंगे। तो अब हमारे पास 1, 2 और 3 और 4 हमारे पास जो है वो टेंस आ गए। तो इस तरीके से हमारे पास जवाब कितना आ गया जी, 41 आ गया या 41 आ गया। यानी हमारे पास 4 टेंस हैं और 1 यूनिट है। तो ये इसका तरीकेकार है। इसके बाद चौथा हमने कहा था कि जब बच्चे तरीकेकार को सीख लेते हैं तो फिर हम उनको क्या करते हैं, हम उनको मजीद सवालात देते हैं ताकि सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स की वो प्रैक्टिस कर सके और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसमें जो है वो बेहतर हो सके। और 5वां स्टेप हमारा ये कहता है कि अब हमें उन्हें जो सीखा हुआ जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन, उसको अप्लाई करें। तो अप्लाई करने के लिए हम उनको वर्ड प्रॉब्लम देते हैं या रियल लाइफ के जो है वो प्रॉब्लम्स देते हैं। आमतौर पे जो है वो किताबों में ये सवालात जो है वो टीचर छोड़ देते हैं। हालांकि ये वो सवालात हैं जो बताते हैं कि मैथ्स का हमारी अमली ज़िंदगी में कहाँ पे इस्तेमाल है। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे एक सवाल देख रहे हैं, अली के पास 50 रुपए हैं, उसने 10 रुपए में चिप्स ले ली है और उसने 15 रुपए में जूस ले ले हैं। और फिर उसके बाद जो है वो अगर हम इस प्रॉब्लम को जो है वो ज़रा ध्यान से गौर से देखें तो ये तो नंबर्स थे जिनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। और ज़रा देखें कि इसका क्या तरीक़ेकार है, जब भी वर्ड प्रॉब्लम होगी तो उसका तरीक़ेकार क्या है। तो मैं ऐसा करता हूँ, याद दहाने के लिए स्क्रीन पे यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ कुछ पॉइंट्स को। तो पहला पॉइंट हमें ये कहता है कि पहले तो प्रॉब्लम को, सवाल को, वो उर्दू में है या इंग्लिश में है, ध्यान से पढ़ना है आपने। फिर दूसरे तरीके जो है वो हमने अंडरलाइन कर लेना कुछ की वर्ड्स को, जो अहम वर्ड्स हैं। जैसे मुझे रकम को मैंने यहाँ पे कर लिया है। फिर जो है उसने चिप्स को खरीदा, एंड का वर्ड मुझे लगता है बड़ा खास है, मैंने इसको हाईलाइट कर लेता हूँ हाईलाइट। फिर उसने जूस लिया और फिर वो कहता है कि हाउ मच मनी डज अली हैव लेफ्ट। तो आपके ख्याल में यहाँ पे कौन सा वाला वर्ड है जो बड़ा अहम लगता है? बिल्कुल ठीक है, लेफ्ट, या अगर उर्दू में होता तो अली के पास कितने पैसे बचे। ठीक है ना, ये वाला वर्ड मुझे खास लग रहा है। तो उसके बाद हमने तीसरा प्रोसेस यह सोचना ये है कि अब इन वर्ड्स का मतलब क्या है, ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इस वाले को देखें जरा, तो अली हैज ₹50, तो क्या ये जाहिर कर रहे हैं कि टोटल अमाउंट जो है वो अली के पास वो कितनी है, वो 50 रुपए है। ठीक है, ये बता रहे हैं हमें। उसके बाद आगे अगर गौर करें तो चिप्स उसने ली है 10 रुपीज की, और आगे वर्ड है एंड, और उसने जूस लिया है 50 रुपीज का। ठीक है, और अगर हम दोनों को मिलाते हैं, जो कि एंड कह रहे हैं दोनों को मिलाना है, तो कितने पैसे उसने खर्च किए हैं? बिल्कुल ठीक है, 10 और 15, 25 रुपीज। अब वो कहता है कि अब अली के पास कितने पैसे जो है वो बच गए हैं। तो इसका मतलब है अब आपको जो है वो देखना है कि चौथा स्टेप कहता है कि आप स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर लोगे अपनी इक्वेशन के अंदर ताकि आप सॉल्व करो। तो 50 में से 25 को आप माइनस कर लोगे तो आप देखोगे कि उसके पास कितने पैसे बाकी बच गए हैं। ठीक है, तो कितने बच गए हैं? 25 ही बच गए हैं। तो इस तरीके से जब भी वर्ड प्रॉब्लम होगी तो आपने याद रखना है, पहले तो ध्यान से हमें प्रॉब्लम को पढ़ना है, ये बच्चों को सिखाना है। दूसरे नंबर पे की वर्ड्स को, अहम वर्ड्स को हमने अंडरलाइन करना है। फिर सोचना है कि ये वर्ड्स हमसे क्या कहते हैं, क्या बता रहे हैं, कि क्या दिया हुआ है और क्या हमें मालूम करना है, और फिर उसके बाद हमने उसको हल करना है। तो यहाँ तक आपने जो है वो अप्रोच को देख लिया है। सो थैंक यू सो मच।